This call is now being recorded. स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से हाथों में घर्षण करेंगे और आंखें खोलेंगे। तो अभी बताएंगे कल क्या क्या पढ़ा था हमने। कोई भी एक माइक अनम्यूट करके बताएं। Gagne and Briggs classification, maxims of teaching, and basic teaching models. हाँ जी, तो जो भी क्लास में है सभी थे ना कल भी? अगर नहीं थे तो आप अभी बता दीजिए, मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। मैम आज मेरा पहला क्लास है। अच्छा मनीषा जी आपका। और मैं कल नहीं थी मैम। अच्छा, और कोई हो जो कल नहीं थे या फिर पहली बार आए हैं? मैम मैं कल नहीं थी क्लास में। ठीक है। साकेत जी, महुआ पाल जी एंड मनीषा जी, है ना? हाँ जी मैम। तो कविता जी आप थे क्लास में कल? जी मानसी जी थी ना मैम। अच्छा, तो आप बताइए गैगन एंड ब्रिग्स मॉडल के बारे में। ओके, गैगन एंड ब्रिग्स का क्लासिफिकेशन है जो टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को फॉलो करता है। ओके, वो कहना चाह रहे हैं कि उसके स्टेप्स है, पहले तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स आते हैं, सॉरी, फिर कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज है, फिर वर्बल इंफॉर्मेशन जो कि वर्ड्स है, फिर मोटर स्किल्स जो अपने बॉडी पार्ट्स को कॉर्पोरेट करते हैं, और फिर एटीट्यूड आता है। वो उसके स्टेप्स है जो वो फॉलो करते हैं। हाँ जी। प्रतिभा जी, प्रतिभा जी क्लास में है अभी? प्रेरणा जी ने क्लास से हटा दीजिए, ये क्लास में होकर भी बोल नहीं रहे हैं। रितिका जी। Yes, Titi. जी आप बताइए मोटर स्किल्स क्या होता है? Motor skills is where we are using our brain, nerves, and muscular system together. Like when we are starting a car or when a pilot is flying a plane, he should be using his brain, nervous system, and muscles together. That is motor skills. जी बहुत अच्छा। मनोज पाल जी। जी मैम। जी आप मैं कल बताइए। क्लास में नहीं था। जी मैं क्लास में नहीं था। अच्छा, आपने तब नहीं बोला, भी ज्वाइन किया है क्या आपने? नहीं, मैंने टाइप किया था मैसेज आपके पास, शायद आपने देखा नहीं। हाँ मैसेज नहीं देखा मैंने। चलिए ठीक हाँ। है। उर्मिला जी हैं क्लास में? जी आप बताइए फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। मैम इसे मैं 2 दिन से क्लास ही अटेंड नहीं करी। एक ही दिन किया था, वो भी थोड़ी देर के लिए, कुछ काम था तो। ठीक है। तो गौरव जी आप बताइए फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस किस तरह यूज करते हैं टीचिंग में? फ्रॉम एनालिसिस। एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अच्छा मैम, एनालिसिस में मैम चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं और फिर जब हम संश्लेषण में जाते हैं तो उनको एकत्र कर लेते हैं। जी बहुत अच्छा। योग की फिटनेस है क्लास में? योग की फिटनेस। जो आंसर नहीं देगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा क्लास से। तो आप सोच लीजिए, आप माइक अनम्यूट नहीं करेंगे तो।
साकेत जी तो थे नहीं क्लास में। शिवानी त्यागी जी आप बताए, आप थे। फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट। मैम थी मैं। हाँ जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट इसे कैसे यूज करेंगे, निश्चित से निश्चित मैम की ओर। एक्चुअली मैंने मतलब मेरे पास वो पीडीएफ नहीं है, तो आप हिंदी में बोल सकती हैं आप इसको। जी, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित मतलब सबसे पहले हम उस चीज को क्लियर करते हैं, उसके फैक्ट्स बताते हैं जो किसी को मतलब सामने वाले को नहीं पता है। फिर निश्चित की ओर मतलब जो एक्चुअल है, फिर हम धीरे धीरे उसको बता मतलब उसको क्लियर करते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो मतलब पहले हम फैक्ट्स बता देते हैं और देन फिर हम थ्योरी मतलब एक्चुअल रियलिटी उसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। अब दीक्षा जी, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस के जो फाउंडर है कौन कौन है ये बता दीजिए आप। दीक्षा जी हैं क्या? हाँ जी। हाँ मैम, actually I'm not clear with that question answer actually. I don't. वॉइस इज नॉट क्लियर, प्लीज से अगेन। I said I don't know the answer actually, so I did not unmute for that. ओके। आयुषी जी बताइए आप, पेडागोजी मॉडल कौन सा होता है, पेडागोजिकल? मैम जो पेडागोजिकल मॉडल होता है वो टीचर पे डिपेंडेंट होता है, मतलब स्टूडेंट कंप्लीटली टीचर पे डिपेंडेंट है कि वो जिस स्पीड से या जिस तरीके से चैप्टर को या किसी टॉपिक को पढ़ाएंगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट प्रोग्रेस करता है। अगर टीचर स्लोली किसी चैप्टर को पढ़ा रही है तो वो स्टूडेंट भी स्लोली ही उस चैप्टर को लर्न करेगा, और अगर वो फास्ट है तो स्टूडेंट भी फास्टली उस चैप्टर को लर्न करेगा। जी, बहुत अच्छा। तो एंड्रागोजिकल मॉडल कौन बताएंगे, हैंड रेज करें। सोनिया शाह जी बताइए। जी मैम, एंड्रोगोजिकल मतलब आत्मनिर्देशित, जहाँ पे ये लर्नर बेस्ड है। स्पीड जो है वो लर्नर पे डिपेंड होता है, जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो खुद से पढ़ता है, वो टीचर पे डिपेंडेंट नहीं होता। जी, बहुत अच्छा बताया। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो बता दीजिएगा शेयर हो रही है या नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो इसमें हम टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे कि टीचिंग में कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और क्या क्या नेचर होता है, ठीक है। मैम हॉरिजॉन्टल कर दीजिए स्क्रीन। अभी ठीक है। यस। ठीक है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो इसमें क्या करेंगे, इट इज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारी टीचिंग है वो एक एक्टिविटी है इंटेलेक्चुअल, ठीक है। इट इज इसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। यह मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है। बौद्धिक गतिविधि माने तो माइंड से रिलेटेड है। जो भी हमारा टीचर हमारे टीचिंग प्रोसेस में करते हैं वो उनका क्या काम होता है, जो हमारा लर्नर है उसकी बौद्धिक विकास के लिए वो सभी चीजें तैयार करते हैं। चाहे वो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स की स्थापना करें, चाहे वो पाठ्यक्रम बनाए, जो भी सिलेबस बनाएंगे वो, ठीक है, वो किस लिए करते हैं, उसका इंटेलेक्चुअल स्किल्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। जैसे इसमें है टीचिंग जो टेक्नोलॉजी यूज करता है वो किस लिए करता है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, जो जो इसकी इंटेलेक्चुअल
स्किल्स हैं उन्हें ग्रो अप करने के लिए, जो इवैल्यूएशन करता है, जो सभी चीजें हमारा टीचर टीचिंग के लिए यूज करता है, वो किस लिए करता है, ताकि हमारे लर्नर की इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप हो। और यह एक एक्टिविटी है जिसमें आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। ठीक है, ठीक है। तो हम नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे और इसमें सबसे पहला था कि यह एक बौद्धिक गतिविधि है। बौद्धिक गतिविधि मतलब जो हमारे ब्रेन पे काम करें। ठीक है, बौद्धिक विकास पे के लिए ये जरूरी बताई है, बौद्धिक विकास करता है। उसके लिए हमारा जो टीचर करता है उद्देश्यों की स्थापना करता है, पाठ्यक्रम विकसित करता है, शिक्षण प्राविधि का यूज करता है, मूल्यांकन करता है। ये किस लिए करता है, ताकि उसका बौद्धिक विकास हो सके। इसलिए हमारी जो टीचिंग है यह इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट वाला देखते हैं कि शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं। टीचिंग हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो जो लेवल्स हैं ये हैं 3 लेवल्स, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। तो मेमोरी लेवल जो दिया था वो हमारा हर्बर्ट ने दिया था, अंडरस्टैंडिंग मोरिसन ने, रिफ्लेक्टिव हंट ने दिया था। ठीक है, ये याद करेंगे आप। मेमोरी लेवल किसने दिया था, हर्बर्ट ने, अंडरस्टैंडिंग मोरिसन ने एंड मैम रिफ्लेक्टिव हंट ने। हाँ जी, मैम मैम स्लाइड थोड़ा ऊपर कर दीजिए। इतना क्या नहीं दिखाई दे रहा है आपको, लेवल्स दिख मैम नहीं रहे हैं? पहले वाला स्लाइड। अच्छा, पहले वाला स्लाइड ये मैं भेज दूंगी आपको ग्रुप में। ग्रुप में तो हो ना आप? जी मैम। हाँ, ये स्लाइड मिल जाएगी, अभी आप समझने पे फोकस करें। ठीक है, अभी ठीक है, बढ़े आगे। यस जी मैम। ठीक है, तो हम लेवल्स ऑफ टीचिंग देख लेते हैं। सबसे पहले मेमोरी लेवल है। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है हमारा जब छोटा होता है, स्टार्टिंग करता है वो टीचिंग की, तो उसमें क्या करता है, वो मेमोरी पे काम करता है, सिर्फ रटने पे काम करता है, रटता है वो 2-3-4 साल तक रटता ही मतलब रटता ही है। जैसे टीचर भी क्या होते हैं कि वो ABCD है वो रटेगा। ठीक है, समझने पे फोकस नहीं कर, टीचर ने बोला है रटना है तो रटेगा वो। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आगे तक पढ़ता रहता है, वो रटता रहता है, मेमोरी बढ़ाता है अपनी, मतलब रटेगा तो उसकी मेमोरी इंक्रीज होगी, याद करने की क्षमता बढ़ेगी। तो ये हर्बर्ट ने बताया कि मेमोरी लेवल में जो ये प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग जो स्टेज होती है टीचिंग की, उसमें काम करता है मेमोरी लेवल। फिर जब बच्चा और बड़ा होता है उसमें टीचिंग में आगे बढ़ता है, तो फिर उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाता है डेवलप। ठीक है, इसमें क्या करता है, वो याद करने के साथ साथ समझता भी है, खाली याद नहीं करता वो अंडरस्टैंडिंग में, वो समझता है। मोरिसन ने ये लेवल बताया है और वो बताया है कि इसमें जो बच्चा है वो समझने पर भी फोकस करता है। फिर जो रिफ्लेक्टिव लेवल, जैसे हम लोग हैं, MSc है या फिर PhD है, इसमें क्या करता है, प्रॉब्लम सेंट्रिक है, इसमें रिसर्च भी करता है ये। ठीक है, और प्रॉब्लम सोल्व करता है काफी। ठीक है, इसमें जो होता है एनवायरनमेंट रिफ्लेक्टिव में ओपन होता है और इंडिपेंडेंट होता है। जो लर्नर होता है वो इंडिपेंडेंट बन जाता है और ओपन एनवायरनमेंट, कहीं से भी कुछ भी सीखने लगता है। अब जैसे कोई PhD का स्टूडेंट है, वो खाली टीचर पर बेस्ड नहीं रहता है, वो क्या करता है, रिसर्च खुद से भी करता है। ठीक है, ऑनलाइन रिसर्च करता है, रिसर्च पेपर्स पढ़ता है, खाली टीचर पर बेस्ड नहीं होता है। टीचर क्या काम करता है, खाली गाइड का काम करता है रिफ्लेक्टिव लेवल पे। ठीक है, तो हमारे 3 लेवल्स हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं टीचिंग के। मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है एंड रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। हिंदी में भी बताना है क्या इनका नाम, ये चल जाएगा इंग्लिश में ही? मैम हिंदी में बता दीजिए, हम यही बोलने हिंदी में वाले भी मैम। हाँ जी, मेमोरी लेवल है आपका स्मृति स्तर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है आपका ग्रहण शक्ति स्तर। ठीक है, इसके बाद है आपका रिफ्लेक्टिव, ये होता है चिंतन या विमर्शी। ठीक है, ये 3 आपके लेवल्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्लियर है आपको हिंदी में भी? जी मैम, एक बार राइटर के नाम मैम, ये फर्स्ट और सेकंड में क्या लिखा है? ये मोरिसन है, सबसे फर्स्ट पहले में है हर्बर्ट है,
फिर है मोरिसन। और तीसरे में हंट है। हाँ जी, हंट है। ठीक है। जी मैम। हाँ मैम जी। एक बार थर्ड वाला लेवल बता दीजिए ना फिर से। हाँ जी, रिफ्लेक्टिव लेवल है इसमें, हिंदी में है चिंतन या विमर्श स्तर। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो प्रॉब्लम सेंट्रिक हो जाता है। प्रॉब्लम सेंट्रिक हो जाता है, वो प्रॉब्लम सोल्व करने लगता है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है। इसमें जो एनवायरनमेंट होता है वो ओपन होता है और इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। जो हमारे इससे अंडरस्टैंडिंग लेवल और जो मेमोरी लेवल है, ये इसका बेस होता है। अगर मेमोरी लेवल या अंडरस्टैंडिंग लेवल ना करके आप डायरेक्ट रिफ्लेक्टिव पे जाओगे तो ये बेवकूफी होगी। सबसे पहले आपको मेमोरी लेवल में जाना ही पड़ेगा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। ये आपके बेस तैयार करते हैं, मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, तभी आप रिफ्लेक्टिव लेवल पर जा पाओगे। जब तक मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे आप नहीं जा सकते रिफ्लेक्टिव पर। ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव क्या होता है, प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है, प्रॉब्लम सोल्व करता है। और जो हाई लेवल की एजुकेशन है वो रिफ्लेक्टिव लेवल पर काम करती हैं। ये तीनों क्लियर हैं। और ये जो मैंने बताया था फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्लियर है ना आपको? मैम अंडरस्टैंडिंग लेवल का हिंदी में नाम क्या था? अंडरस्टैंडिंग का नाम था ग्रहण शक्ति स्तर, अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर। ग्रहण करने लगता है वो चीजों को, यहाँ पे तो रट रहा है, इसमें ग्रहण करता है। ये स्मृति में लेके आएगा उस चीजों को, यहाँ पे ग्रहण करने लगेगा अंडरस्टैंडिंग में। तो ग्रहण शक्ति स्तर ये अंडरस्टैंडिंग है। इसमें चिंतन का है, चिंतन करता है, प्रॉब्लम सोल्व करता है, तो ये रिफ्लेक्टिव है ये हमारा। स्मरण मनन और निधिध्यासन यही होता है ना? हाँ जी, स्मरण मरण और निधिध्यासन ये इसी के अंडर आएंगे। यहाँ पे स्मरण करेगा, यहाँ पे निधिध्यासन मतलब समझेगा, और सॉरी स्मरण मनन, यहाँ पे मनन करेगा और यहाँ पे निधिध्यासन है। ठीक है। आगे चलें। इसमें जो हमने कल मॉडल्स पढ़े थे, इसकी विशेषता एक ये है कि इसमें दो मॉडल्स होते हैं, पेडागोजिकल होता है और एंड्रागोजिकल होता है। इसे याद रखेंगे। आपको जो हिंदी में मैंने कल बताए थे शिक्षार्थी केंद्रित, या फिर ये नहीं आएगा आपका छात्र केंद्रित, ये भी आ सकता है, डायरेक्ट ये टर्म भी यूज कर सकता है, पेडागोजी एंड्रागोजी। तो इसे याद रखेंगे, पेडागोजी होता है टीचर सेंटर्ड। इसमें याद करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, पी एंड पिता। तो पिता बड़े होते हैं, टीचर भी बड़े होते हैं। ठीक है। तो पेडागोजी से ऐसे याद कर लेंगे, पिता मतलब टीचर सेंटर्ड क्या होता है, पेडागोजी होता है। एंड्रागोजी को याद करेंगे अनाड़ी से, दोनों ए से बन रहे हैं। ठीक है। जो स्टूडेंट होता है वो अनाड़ी होता है, मतलब स्टार्टिंग में जो रॉ मटेरियल होता है प्रॉपर तरीके से उसे चीजें नहीं आती, कुछ चीजों में अनाड़ी ही रहता है वो। तो इसलिए एंड्रागोजी से हम लर्नर का याद रखेंगे। तो ये पेडागोजी और एंड्रागोजी में कंफ्यूज नहीं होंगे। पेडागोजी हमारा पिता मतलब टीचर सेंटर्ड हो जाएगा, एंड्रागोजी अनाड़ी मतलब लर्नर सेंटर्ड हो जाएगा। इसी तरह ट्रिक्स का बना बना के आप याद करेंगे सभी चीजों को, तो जल्दी याद होंगे आपको। इसमें भी आप बना सकते हैं कुछ भी इन्हें कनेक्ट करके। तो कल बताइएगा किसी ने कोई बनाए तो इनमें। ठीक है। ट्रिक्स, पेडागोजी और एंड्रागोजी तो कल पढ़ा दिया था हमने। ठीक है। मैम इसके ये हिंदी में बता दीजिए थर्ड नंबर के जो जो पॉइंट है, थोड़ी एक मिनट। शिक्षण के मूलभूत प्रतिरूप। हाँ जी, शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप होते हैं, दो मॉडल्स होते हैं। ठीक है। तो पेडागोजी मॉडल होता है, ये हमारा टीचर सेंटर्ड होता है। तो अभी मैंने क्वेश्चन भी पूछा था पेडागोजी और एंड्रागोजी का। तो पेडागोजी क्या होता है, इसमें टीचर पर बेस्ड ही लर्निंग होती है, टीचर जैसा चाहेगा उतना ही लर्नर हमारा पढ़ेगा। ठीक है। लेकिन लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है, हमारा जो लर्नर है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। ठीक है। वो खुद पढ़ना चाहता है। जैसे एग्जाम, कोई कुछ लोग होते हैं एग्जाम से पहले पढ़ते हैं, एक महीने से मतलब एग्जाम से एक महीना पहले से पढ़ने लगते हैं और नोट्स बनाते हैं। धीरे धीरे उनका जो है टेंशन कम होती है, कम होती है। ठीक है। लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं, टेंशन कम होगी। लेकिन जो अचानक से पढ़ते हैं वो वो उनमें कम पढ़ते हैं और टेंशन ज्यादा रहती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। जो एक महीने से पढ़ रहा है सेल्फ मोटिवेटेड है, हाँ मुझे तो पढ़ना है, मार्क्स अच्छे पाने हैं। ठीक है। वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएगा। और लर्निंग भी इसी तरह होती है
पेडागोजी में जो क्लास में टीचर पढ़ाएंगे, जैसे मैं हूँ, जितना मैं पढ़ाऊंगी आप उतना ही पढ़ेंगे, और जो मैं कल पढ़ाऊंगी उतना ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर सेल्फ मोटिवेटेड है, एंड्रागोजिकल मॉडल से पढ़ना चाहे तो आप खुद किताब उठाएंगे, ठीक है, और फिर पूरी के पूरे यूनिट आप एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 1 डे। जो काम मैं 10 दिनों में करूंगी वो आप 1 डे में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड्रागोजिकल होता है लर्नर सेंटर्ड होता है, वो क्या चाहता है, किस स्पीड से पढ़ना चाहता है, कितना पढ़ना चाहता है, ठीक है, ये सेल्फ मोटिवेटेड होता है। पेडागोजिकल क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होता है, जितना इतना पढ़ाना चाहे टीचर इतना पढ़ेंगे आप, इतना पढ़ाना चाहे टीचर इतना पढ़ेंगे आप, ठीक है। पेडागोजी और एंड्रागोजी इस तरह से है। क्लियर है? जी मैम। हिमांशु जी, मुझे एक डाउट है। हाँ जी। मतलब हमने जो अभी ये पढ़ा ना, तो बेसिक टीचिंग मॉडल्स के अंदर ही आता था ना, टीचर सेंट्रिक, और अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, राइट, फीचर्स ऑफ टीचिंग, तो हाँ जी। इसके अंदर कैसे आएगा, मतलब नहीं, वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना कि हम टीचिंग, जैसे हम जो हमारी टीचिंग है उसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो इसकी विशेषताओं में हमारा मॉडल्स भी आता है कि हम टीचिंग की 2 विशेषताएं होती हैं कि टीचिंग टीचर सेंटर्ड भी हो सकता है, लर्नर सेंटर्ड भी हो सकता है, इस तरह से है। ओके ओके। हाँ जी। इसके बाद है शिक्षण पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। पाठ्यचर्या होता है हमारा करिकुलम, पाठ्यक्रम होता है सिलेबस। कुछ लोग दोनों को एक ही बताते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है। कैसे? करिकुलम क्या होता है, सभी सब्जेक्ट्स होते हैं जो भी हमारे स्कूल में अंदर बाहर सभी जो एक्टिविटीज होती हैं, तो कॉलेज के अंदर भी कॉलेज के बाहर भी, वो हमारा करिकुलम होता है। मॉर्निंग से इवनिंग तक का जो टाइम होता है, सुबह 9 बजे से स्कूल स्टार्ट हुआ, ठीक है, दोपहर के 2 बजे तक चलेगा। उसमें जितनी भी एक्टिविटीज हैं, प्रेयर हो गया, ठीक है, और आपका क्लासेस हो गई, सभी ऑल सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। लेकिन जो सिलेबस है वो एक गाइड होता है एक कोर्स के लिए, खाली एक सब्जेक्ट के लिए होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट, इवैल्यूएशन तो इसमें भी होता है करिकुलम में। करिकुलम क्या होता है, ये करिकुलम क्या होता है, ये उससे सब्जेक्ट से अलग होते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं। स्पेशल से कुछ स्किल्स डेवलप करने के लिए करिकुलम होता है, जैसे कि आपका आर्ट कंपटीशन हो गया, ठीक है, एक करिकुलम में आएगा। ऐसे ही आपको कुछ भी जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स वीक हो गया, स्पोर्ट्स वीक में अलग अलग चीजें कराई जाती हैं, जैसे आपकी खो खो गेम हो गया, या फिर ये हो गया, अलग अलग गेम हो गए, कबड्डी हो गया, ठीक है। ये सब चीजें क्या होता है, करिकुलम के अंडर में आएंगे। और जो आपका सिलेबस है, या आपका कोई सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, साइंस हो गया, ठीक है, आर्ट हो गया, ठीक है, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, इन सब के लिए योगा हो गया, इन सब के लिए जो प्रॉपर गाइड होता है सिलेबस, ठीक है, वो होता है आपका सिलेबस, ठीक है। गाइड जो होता है वो आपका सिलेबस होता है। समझ रहे हैं आप? करिकुलम और सिलेबस के अनुसार ही चलती है हमारी टीचिंग। करिकुलम और सिलेबस समझ गए ना आप क्या होता है? करिकुलम होता है पूरा जो डिजाइन है आपका, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स, अगर आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं वो आपका करिकुलम होगा, और ये जो अकेला एक सब्जेक्ट का जो गाइड है वो आपका सिलेबस होगा। इसके बाद है शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है। गतिशील मतलब डायनामिक होता है। इसमें क्या होता है, 3 वेरिएबल्स होते हैं, ये इंटरचेंज होते रहते हैं। सबसे पहले है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर डिपेंडेंट, फिर इंटरवेनिंग, ठीक है। इंडिपेंडेंट कौन सा होता है, आपका टीचर जो चेंजेस करता है, आप किसी भी तरह से चेंजेस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या होता है, जो चेंजेस कर सके किसी भी तरीके से, ठीक है, जिसके द्वारा जो कोज है, अब टीचिंग में कोज कौन है, टीचर है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र चर कहेंगे टीचर को, ठीक है। डिपेंडेंट होगा आश्रित चर, और इंटरवेनिंग होगा हस्तक्षेप रहित, नहीं हस्तक्षेप रहित नहीं, कुछ और बोलते हैं इसे, हाँ हस्तक्षेप चर बोलते हैं, हस्तक्षेप चर बोलते हैं इसे, ठीक है। ये आपका स्वतंत्र चर होगा, और ये आपका आश्रित चर होगा, और ये आपका हस्तक्षेप चर होगा। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरवेनिंग।
तो इंडिपेंडेंट क्या होगा, टीचर और अध्यापक जो आपके होते हैं वो इंडिपेंडेंट चर में आएंगे। स्टूडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, वो किस पे डिपेंड होता है, टीचर पे। और जो इंटरवीनिंग होते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, जैसे सिलेबस हो गया, टीचिंग मेथड्स हो गया, या कोई टेक्नोलॉजी हो गई जो यूजफुल हो रही है टीचिंग में। जैसे अभी क्या क्या हमारा मोबाइल, हमारा गूगल मीट, ये सब क्या कर रहे हैं, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये समझ है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरवीनिंग 3 वेरिएबल्स होते हैं हमारे टीचिंग के। ओके, इंडिपेंडेंट हमारा टीचर होता है, डिपेंडेंट स्टूडेंट होता है, इंटरवीनिंग हमारी जो चीजें हेल्पफुल हैं टीचिंग में वो आएंगी। क्लियर है ये सभी चीजें, तीनों चीजें? यस मैम। गुंजन पांडे जी, आप कब से क्लास में अभी थे जो मैंने बताया? गुंजन पांडे जी क्लास में हैं? जी मैम। वेरिएबल बताइए कौन से होते हैं? प्रमिला जी आप बताइए डिपेंडेंट वेरिएबल। साकेत जी जी मैम। आप बताइए डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आश्रित होता है मैम, इसमें स्टूडेंट जो होता है वो टीचर पर मतलब निर्भर रहता है। हाँ जी। गुंजन पांडे क्लास में नहीं है क्या? जी मैम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बता दीजिए आप। मैम जो स्टूडेंट टीचर पर निर्भर होता है। इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। मैं बता रही हूँ स्वतंत्र चर। वही बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं जो डेली एक्टिव रहते हैं। उर्मिला जी आप हैं क्लास में? जी। इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब टीचर होते हैं जो इंडिपेंडेंट रहते हैं, हर किसी काम में भी किसी का हेल्प नहीं लेते हैं वो। सोनिया शाह जी आप बताइए। जी मैम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर होते हैं जो लर्नर है या स्टूडेंट है वो उनको सिखाते हैं, तो वो जो टीचर है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, तो इसीलिए उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला है। जी शिवानी त्यागी जी बताइए इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग में मैम, हाँ जी, हस्तक्षेप चर। जी मैम, एक्चुअली जो ना तो ये किसी मतलब डिपेंड नहीं होते और ना ये इंडिपेंडेंट होते इनका, लेकिन इनका फिर भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे मतलब किसी भी काम को करने में। जैसे कि अगर हमें किसी टीचर को पढ़ाना है तो उसके पास एक परफेक्ट मतलब सिलेबस होना चाहिए कि एक्चुअल में उसे पढ़ाना क्या है। उसे टीचिंग के ऐसे मेथड्स आने चाहिए जिस तरीके से सामने वाले को इंटरेस्ट आए और वो इजीली उसको अंडरस्टैंड भी कर ले। हाँ जी, तो इंटरवेनिंग वेरिएबल वे होते हैं जो टीचिंग में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, क्लास में वही ज्वाइन होया करें जो एक्टिवली पढ़ते हैं। भीड़ नहीं चाहिए, भले ही 10 बच्चे हों चाहे 5 बच्चे हों, वही हों जो क्वेश्चन आंसर करें, और जो मैं क्वेश्चन करूं तो आंसर दें। ठीक है, भले ही 5 बच्चे हों मैं उन्हें पढ़ा दूंगी, लेकिन भीड़ नहीं चाहिए फालतू में। ठीक है, ठीक है। तो हमने जो वेरिएबल्स पढ़े कि इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरवेनिंग, इसके बाद है वेरिएबल का काम क्या होता है। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक फंक्शन, ठीक है, निदानात्मक। सबसे पहले तो कि टीचर क्या करते हैं, ये इंडिपेंडेंट का और डिपेंडेंट दोनों इसमें भाग लेते हैं। इंडिपेंडेंट कैसे, वो क्वेश्चन पूछते हैं, डिपेंडेंट आंसर करते हैं। तो डायग्नोस्टिक फंक्शन में क्या होता है,
वो पूछते हैं टीचर की क्वेश्चंस पूछते हैं सबसे पहले क्लास में आके। तो उससे क्या पता चलता है कि बच्चे को क्या आता है और क्या नहीं आता है, क्या कितना काम करना है बच्चे पे, कितना नहीं करना है। ठीक है, डायग्नोस्टिक में निदान करेंगे हम प्रॉब्लम का। इसके बाद है प्रेस्क्रिप्टिव फंक्शन। प्रेस्क्रिप्टिव में क्या होता है, उपचारात्मक कार्य। तो इसमें उपचार में क्या करेंगे हम, कैसे दूर करें ये चीज देखेंगे। तो हम अपने जो टीचिंग है उसमें सोचेंगे कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं, अपना जो चीजें हैं उस चीज को मतलब चेंजेस लाने के लिए, बच्चे की जो स्किल्स है उसमें चेंजेस लाने के लिए हम सोचेंगे कि कैसे दूर किया जाए अपनी टीचिंग में और कितना इम्प्रूवमेंट किया जाए। प्रेस्क्रिप्टिव में ये आएगा। ठीक है, इवेलुएटिव में क्या होता है, मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन क्रिया। तो इवेलुएशन में क्या होता है, इवेलुएट करते हैं कि बच्चे को पढ़ा, सबसे पहले तो आपने डायग्नोस्टिक फंक्शन में गए, उसमें आपने देखा बच्चों को क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने डिजाइन किया। ठीक है, प्रेस्क्रिप्टिव में आपने डिजाइन किया कि कैसे दूर करें, किस तरह से टीचिंग करें, किस तरह से बच्चे को पढ़ाएं। अगर बच्चा डांट के पढ़ रहा है तो हम डांट के पढ़ाएंगे, प्यार से पढ़ रहा है तो प्यार से पढ़ाएंगे, गिफ्ट्स दे के पढ़ रहा है तो गिफ्ट्स दे के पढ़ाएंगे। ठीक है, बच्चे को लुभाएंगे कि देखो अगर तुम इसे अच्छे से याद करोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, मैं तुम्हें टॉफी दूंगा। ठीक है, अगर कोई मतलब सभी बच्चों में से कोई एक फर्स्ट आएगा, इतने परसेंट मतलब आपने गोल रख दिया, 70% मार्क्स लाएगा, उसे मैं गिफ्ट दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रेस्क्रिप्टिव में देखेंगे कि किस तरह से दूर किया जाए बच्चे की प्रॉब्लम को। ठीक है, उसमें कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है इवेलुएटिव। फिर जैसे आपने प्रेस्क्रिप्टिव यूज किया, आपने उपचार किया उसका, तो उसके बाद इवेलुएशन करेंगे कि कितना परिवर्तन आया बच्चे में, आया भी है या नहीं, पढ़ रहा है यानी गिफ्ट के लालच में भी नहीं पढ़ रहा है या नहीं। ठीक है, इवेलुएशन करेंगे। इस तरह से ये जो वेरिएबल्स के वर्क हैं हमारे, सबसे पहले डायग्नोस्टिक है, निदानात्मक नैदानिक क्रिया। ठीक है, इसके बाद है प्रेस्क्रिप्टिव उपचारात्मक क्रिया, इसके बाद है इवेलुएटिव मूल्यांकन क्रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे की स्थिति क्या है, कितना आता है, किस तरह से पढ़ता है। ठीक है, फिर प्रेस्क्रिप्टिव में कैसे पढ़ाएं इसे, किस तरह से, मतलब अगर बच्चा ज्यादा जिद्दी है तो किस तरह से दूर करें इसकी इस परेशानी को। इसके बाद इवेलुएशन करेंगे कि किस परिवर्तन आया है या नहीं आया है। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रोसेस। टीचिंग के प्रोसेस होते हैं, तो 3 प्रोसेस बताए गए हैं। सबसे पहले है बाइपोलर, फिर ट्राइपोलर और फिर क्वाड्रिपोलर प्रोसेस। ठीक है, तो बाइपोलर में क्या होता है, टीचर बोलता है और लर्नर सुनता है, दो ही चीजें होती हैं, मतलब दो ही लोग होते हैं, टीचर होता है और लर्नर होता है। बाई का मतलब ही होता है आपका दो। कहीं भी आप पढ़ेंगे बाई जहां भी आ गया वहां पे दो चीजें होंगी, एक होगा टीचर, एक होगा लर्नर। जैसे आपके घर में होगा, आप सीखते हैं बचपन में, मम्मी हो या पापा हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको करिकुलम की तो कोई आवश्यकता नहीं होती, जैसे नेक्स्ट वाले में आपकी करिकुलम है। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है करिकुलम, आपके स्कूल कॉलेज, ठीक है, यूनिवर्सिटी, इनमें आपका करिकुलम यूज होएगा। बाइपोलर कहाँ पे यूज होता है, आपके घर में किसी फ्रेंड से आप कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो टीचर कौन हुए, आपके पेरेंट्स हुए, पर वहां पे करिकुलम नहीं है, पर आप फिर भी वहां पे लर्निंग कर रहे हो। ठीक है, लर्नर आप हुए। ये बाइपोलर प्रोसेस हो गया आपका, जहाँ पे दो लोग होंगे। इसके बाद है ट्राइपोलर। ट्राई मतलब 3, जहाँ पे भी ट्राई है वहां पे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले टीचर होता है, फिर लर्नर होता है, फिर करिकुलम होता है, 3 चीजें होती हैं। टीचर पढ़ाता है लर्नर को किसका यूज करके, करिकुलम का। ठीक है, करिकुलम का यूज करके टीचर जो है लर्नर को टीचिंग कराता है। इसमें ट्राइपोलर में कहाँ पे होता है, मेनली स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी, यहाँ पे क्या होता है, ट्राइपोलर प्रोसेस यूज किया जाता है। इसके बाद आपका क्वाड्रिपोलर प्रोसेस। क्वाड्री मतलब क्वाड्रा मतलब 4। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, टीचर होता है, करिकुलम होता है, लर्नर होता है एंड एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, टीचर भी होगा, करिकुलम भी होगा, लर्नर भी होगा, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कौन क्रिएट करेगा, टीचर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हमारा एनवायरनमेंट, जहाँ पे एनवायरनमेंट पे भी फोकस किया जाए और करिकुलम पे भी फोकस किया जाए, वो कहाँ पे होगा, हमारा क्वाड्रिपोलर प्रोसेस में। जैसे हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं या फिर आपका क्या होता है, ट्रिप्स ले सकते हैं इसका एग्जांपल। जब ट्रिप्स में जाते हैं आप, लर्निंग, कोई किसी लर्निंग से रिलेटेड ट्रिप है आपकी। ठीक है, जैसे आप गए किसी म्यूजियम में गए। ठीक है, म्यूजियम में गए, वहां पे क्या हो रहा है, करिकुलम के
उसमें गए, आप करिकुलम के अंदर ही गए, ठीक है। वहां पे टीचर भी आपका, लर्नर भी है। एनवायरनमेंट क्या है आपका? म्यूजियम है, जहाँ पे आप सीखने जा रहे हैं, कुछ देखने जा रहे हैं, कुछ नई चीजें, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? क्वाड्रिपोलर प्रोसेस। ये तीनों प्रोसेस समझ आए सभी को? हिमांशु जी, फर्स्ट वाला जो बाइपोलर प्रोसेस है वो एक्चुअली कहाँ पे यूज होता है आपने बोला? फर्स्ट में जब आप फैमिली वगैरह से में सीखते, जहाँ पे करिकुलम, मतलब जहाँ पे भी कहीं भी हो आप लर्निंग कर रहे हो और वहाँ पे करिकुलम नहीं है, ओके ओके हाँ जी, जैसे घर पे हो या फिर फ्रेंड्स के साथ, आप फ्रेंड आपका टीचर कुछ पढ़ा रहा है लेकिन वहाँ पे करिकुलम नहीं है, ठीक है, वो आपका बाइपोलर में आएगा। बट टीचर टीचर है, मतलब कोई सिखा रहा है बट विदाउट करिकुलम, दैट राइट? हाँ हाँ हाँ, यही है आपका बाइपोलर। मैम एक बार बता देते, हम लोग हिंदी में लिख लेते, वो इंग्लिश में ये तीनों हिंदी को में बताऊँ आपको? हिंदी में मुझे अभी नहीं पता है, ठीक है, मैं कल बता दूँ। हिमांशु मैं जी, बता दूं मैम? हाँ जी इनफॉर्मल बता। इनफॉर्मल एजुकेशन ही हो गया ना आई थिंक, ये जो बाइपोलर है वो, तो ऐसे ही हम हाँ, बोलते हैं, फॉर्मल में आ जाएगा और ये दोनों फॉर्मल में आ जाएंगे। यस ओके। हिंदी में कौन बता रहे थे? आप बता दीजिए मनोज मैम जी। फर्स्ट वाला एक बार रिपीट करना प्लीज। कौन सा वाला? जो आपने अभी पढ़ाया ना, एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो प्लीज एक बार रिपीट कर दो। अच्छा, रिकॉर्डिंग देख लेना आप। इसी ऊपर फर्स्ट वाला, ये ट्राइपोलर है ना, बाइपोलर, हाँ जी। हाँ जी, बाइपोलर में क्या होता है? दो लोग होते हैं, टीचर होता है और लर्नर होता है। इसमें क्या हो गया? ठीक है, एक कैरिकुलम टीचर। को क्या मतलब, कैरिकुलम क्या है इसमें, आप बताओ। करिकुलम मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया, करिकुलम होता है और एक सिलेबस होता है, ठीक है। करिकुलम क्या होता है? आपका जो स्कूल्स में और कॉलेजेस में आपके लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। करिकुलम में सुबह से शाम तक, जैसे आपका 4 क्लासेस होंगे, उसके बाद लंच होगा, फिर 4 क्लासेस होंगे, इस तरह से करिकुलम होता है। टाइम लिमिट में आपको पढ़ाया जाता We है। can consider the school planning or the syllabus planning what we टाइम do. टेबल वगैरह जो Yeah, होता है। yeah, ये स्कूल syllabus प्लानिंग planning है kind of. करिकुलम, और जो स्कूल प्लानिंग है करिकुलम, और जो सिलेबस प्लानिंग है वो सिलेबस में आएगा। तो जो ट्राइपोलर प्रोसेस में जो टीचिंग होती है वो करिकुलम के बेस, मतलब करिकुलम के चारों इर्द गिर्द घूमती है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में 45 मिनट्स या 40 मिनट्स का आपका क्या होता था? पीरियड होता था। 4 होते थे, उसके बाद आपका लंच होता, फिर 4 पीरियड, फिर आपकी छुट्टी होती थी, उसमें आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होती थी, ठीक है। ये आपको करिकुलम में आता है, ठीक है। और बाइपोलर में क्या होता है? करिकुलम नहीं होता है बाइपोलर प्रोसेस में। इसमें क्या होता है? खाली एक टीचर होता है और एक लर्नर होता है। और ट्राइपोलर में 3 लोग होते हैं, टीचर होता है, लर्नर होता है, और इसके बाद करिकुलम होता है। इससे जो नेक्स्ट है आपका, इसमें फिजिकल क्लाइमेट भी होता है, ठीक है शिवानी जी? यस मैम, थैंक क्लियर यू। मैम है ये मैम आपको? ये जो एरो दिया है, ये एरो का कोई वैल्यू है क्या? मतलब टीचर से ही फिजिकल क्लाइमेट एंड देन लर्नर ऐसे करके आएगा, ऐसे कुछ है क्या? या ये एरो का यही है कि टीचर जो है वो करिकुलम और क्लाइमेट, एरो का है इसमें, टीचर जो है वो क्लाइमेट बनाएगा और करिकुलम भी तैयार करेगा। उसके बाद क्या होगा? आपका लर्नर टीचिंग करेगा। इसमें क्या होता है? इंटरचेंज होता है ट्राइपोलर में, तीनों चीजें वो रहती है, कोरिलेट होती हैं। कोई और डाउट है आपको, किसी को? जी मैम यही हिंदी में और बता देते भैया तो हम लिख लेते। आप बता रहे थे, बोल रहे थे हिंदी में बताएंगे, कौन थे? मैम भैया ने नहीं बताया। हाँ मैं बता दे रहा हूँ। जी हाँ भैया। जी बताइए। द्विध्रुवीय बोलते हैं, बाइपोलर को बोलते हैं द्विध्रुवीय। स्क्रीन शो कर और दीजिए मैम। हाँ, ट्राइपोलर को बोलते हैं त्रिध्रुवीय। और जो ये तीसरे गौरव, वाला है इसको बोलते हैं बाइपोलर को बोलते हैं ये हैंग्स हो रहा है फोन, 1 मिनट रुकना आप। द्विध्रुवीय, यानी कि दो ध्रुवों वाला। हाँ, ट्राइपोलर को बोलते हैं ध्रुवीय। त्रिध्रुवीय। और क्वाड्रिपोलर को
चतुर्ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, त्रिध्रुवीय। चतुर्ध्रुवीय, त्रिध्रुवीय और द्विध्रुवीय। ठीक है शिवम? जी जी मैम, ठीक है, थैंक यू।